वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, एस्से राइटिंग की हमारी ये सीरीज़ है और इसमें हमने इंग्लिश वाले भी देने चालू कर दिए थे। इससे पहले हिंदी माध्यम के कुछ निबंध दिए गए हैं और कुछ और दिए जाएंगे। कमोबेश अब आपके एग्ज़ाम में एक पखवाड़े का समय है, मतलब 15 दिन का टाइम है मोटे तौर पे। अब आप इसे जब देख रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड जब किया जा रहा है तो वहाँ से एग्जैक्टली 15 डेज़, तो 15 दिन भी बहुत होता है। इसमें आप अपनी जितनी भी पिछली गलतियाँ हैं उनका सुधार कर सकते हैं। ये सत्य है कि नए सिरे से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुधार बहुत कुछ सकते हैं। तो अंत तक जूझना है, ये बार बार दोहराया जा रहा है। हथियार नहीं डालना है। आपने इतनी मेहनत से प्रीलिम्स का द्वार तोड़ा है, वहाँ का किला भेदा है, तो उसके बाद ये जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इसका भरपूर लाभ आपको मिले, यही कोशिश करिए। फिलहाल एस्से राइटिंग में कहीं से कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए हमारी ओर से कुछ मॉडल एस्से दिए जा रहे हैं। अब मॉडल का मतलब ये नहीं है कि ये गेस वर्क है और ये गेस आपका 100% वहाँ एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, लेकिन हाँ, ये है कि महिला या महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आयोग पूछता है, मतलब उन्हें केंद्र बनाकर कोई ना कोई टॉपिक देता है। यहाँ जो हमने इसका साइड सेलेक्ट किया है, देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, पूरा एक खुला मैदान है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वास्ट टॉपिक है और उतना ही ये हमेशा हाईलाइट रहता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति चाहे पहले की हो चाहे आज की हो, बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए था एक लंबे अंतराल में, वैसा नहीं हुआ है। तो ये हमेशा बहस का विषय रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि इस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, और साथ में क्या लिखा हुआ है या साथ में उस टॉपिक के क्या चीज़ जोड़ी गई है जिससे कि आपको दिशा मिलेगी, वो आपको अवश्य ध्यान रखनी है। तो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट देखकर खुश नहीं हो जाना है कि हमें यही लिखना है, इसे तो हम पढ़ कर आए थे। साथ वाला भी तो देखिए, हमें वुमेन एम्पावरमेंट को किस रेफरेंस में यहाँ एस्से में लिखना होगा कि चेंजिंग आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जो है उसका देखने का नज़रिया जो पहले था उसमें और आज के समय में जो अप्रोच है या जो आज के समय का आउटलुक है सोसाइटी का, दोनों में क्या परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया भी है कि नहीं आया है, इसकी भी चर्चा असल में हमें ये करनी है। यानी समाज के चश्मे से हमें महिला सशक्तिकरण को देखना है और उसके बाद ये समीक्षा करनी है, वहाँ अपनी कमेंट्री हमें लिखनी होगी, वहाँ टीका टिप्पणी करनी होगी और ये बताना होगा कि समाज का नज़रिया ठीक है या नहीं। निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि गिने चुने हैं, इक्का दुक्का, तो अभी भी जो देखने का नज़रिया है ना महिलाओं को या महिला सशक्तिकरण को, एम्पावरमेंट के इस मुद्दे को, वो समाज का वही घिसा पिटा है जिसमें कि अपने आप को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। मतलब जो पैट्रियार्की है वो अपने को शीर्ष पर रखना ही चाहती है। यहाँ किसी पर भी एकदम से सीधा लांछन नहीं लगाया जा रहा है, सीधे उंगली नहीं उठाई जा रही है, लेकिन जो सत्य है उसे उजागर करते समय किसी पर आक्रमण हो भी सकता है। तो उसके लिए फिर आप निष्पक्ष रहिएगा। देखिए, यहाँ सिमोन द बाउअर जो है, सिमोन डे बाउअर, असल में ये फ्रांसीसी थे। तो ये डे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्रेंच जो नाम होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनमें आपको दिखाई देता है। तो फिलहाल ये सिमोन का स्टेटमेंट है और इसमें कहा गया कि अ वुमेन इज़ नॉट बॉर्न, शी इज़ मेड। महिला पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। प्रकृति ने उसे महिला के रूप में पैदा नहीं किया। अब यहाँ संरचना, शारीरिक संरचना की बात नहीं हो रही है, मानसिक स्थिति की बात हो रही है। महिला के रूप में पैदा नहीं किया है, उसे एक प्राणी के रूप में, एक जीव के रूप में पैदा किया है। और जब समाज के अंदर वो जन्म लेती है और समाज में पालन पोषण होता है, तो यहाँ पर उसे ढाला जाता है। एक खास सांचा, उसके लिए फ्रेम तैयार किया गया है और पैट्रियार्की उसको उसी फ्रेम में फिट करना चाहती है। अब ऐसे में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो फिट हो जाएगी तो वो सुशील, गुणवंती और एकदम बढ़िया महिला कही जाएगी, बढ़िया वुमेन का उसको खिताब मिल जाएगा, चाहे वो कामकाजी हो या फिर घर के काम करने वाली हाउसवाइफ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो मानसिकता है उसकी बात हो रही है। और अगर उस फ्रेम में कहीं से भी फिट नहीं बैठी, कहीं भी उस फ्रेम से हाथ पैर बाहर निकाला, तो सोसाइटी जो है वो आखिरी लेवल की चिढ़ जाती। और ये आज भी होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है। लोग कहते हैं कि जो आपकी पोस्ट वैदिक इरा थी, वहाँ पर महिलाओं की दशा बिगड़नी शुरू हुई। पोस्ट वैदिक इरा तो बाद में आती है, जो वैदिक इरा थी, वैदिक एज थी पूरी, चाहे वो ऋग वैदिक पीरियड से ही आप क्यों न शुरू करें। आप देखते हैं याज्ञवल्क्य के नाम के एक बहुत फेमस ऋषि थे और उनकी दो पत्नियां थीं, गार्गी और मैत्रेयी। मैत्रेयी ही उनकी वास्तविक और शुरुआती पत्नी थी। तो गार्गी के साथ उनका शास्त्रार्थ होता है, डिबेट होती है, बहुत भारी क्वालिटी की डिबेट होती है और भयंकर बहस चल रही होती है। दोनों ही विद्वान रहते हैं, गार्गी भी बहुत बड़ी स्कॉलर रहती हैं और याज्ञवल्क्य भी कुछ कम नहीं रहते हैं।
लेकिन गार्गी के जो तर्क हैं वो याज्ञवल्क्य को चुप रहने पर विवश करने लगते हैं, मतलब इनकी बोलती बंद करवाने लगते हैं, वो ज़्यादा तेज निकल जाती है। इससे याज्ञवल्क्य को अंदर से बहुत चिढ़ होती है, तो वो चेतावनी देते हैं गार्गी को कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका उल्लेख एक उपनिषद में किया गया है। उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक, है ना। तो वहाँ से ये स्टेटमेंट उठाया गया है और श्लोक के तौर पे, संस्कृत के स्टेटमेंट के तौर पे हम वहाँ देखते हैं। तो उससे क्या निकल कर आता है, वो सिर फोड़ने की जो चेतावनी है वो खींच ही तो है कि आप हमसे सुपीरियर साबित हो रही हैं तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे ही आप कालिदास और विद्योत्मा को देख लीजिए। जब पंडितों की जो बड़ी बड़ी फौज थी, यहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण समुदाय और जाति से नहीं है, पंडित का मतलब जानकार, ठीक। तो पंडितों की एक लंबी चौड़ी फौज विद्योत्मा के आगे हथियार डाल देती है, उनकी विद्वता को सह नहीं पाती है, वो सबका मुंह बंद करवा देती हैं। तो उसके बाद अपनी चिढ़ और अपना बदला पूरा करने के लिए वो कालिदास को ले आते हैं। वो सिर्फ बदला लेने का एक तरीका था। अब ये अलग बात है कि वो सकारात्मक रूप में बदल जाता है और कालिदास का पूरा जीवन बदल जाता है, वो तो आगे की बात है। लेकिन उसके पीछे जो समाज की मानसिकता है वो दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उत्तर वैदिक काल जो पोस्ट वैदिक इरा है वहीं पर शुरू होता है, द्रौपदी के चीरहरण से वो चीज़ आरंभ होती है, ऐसा नहीं है, उससे पहले से चल रहा था। बस ये है कि समय बीतने के साथ साथ उसका जो रूप है वो विकृत होता जाता है। तो समाज कभी भी बहुत अच्छे दृष्टिकोण से इस टॉपिक को नहीं देखता आया है, भले ही लंबी चौड़ी किताबी बातें करे और लिखना हो या कहीं आपको लेक्चर देना हो तो आप अच्छी बातें बोलें, लेकिन जब असल धरातल पर सारी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर हकीकत दिखाई देती। तो उसी की बात कही जा रही। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन जब भी वुमेन एम्पावरमेंट का आता है तो समाज पर अंगुलियाँ उठाई जाती हैं, ये निश्चित तौर पर होता है। समाज को इसमें दोषी माना जाता है, वो विक्टिम होता ही है असल में। और इस विषय के अगर फेवर में देखा जाए या इसके विपक्ष में देखा जाए तो बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये जो एम्पावरमेंट का हमने स्केल यहाँ फिक्स करके रखा हुआ है ना, ये हमारा मतलब हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है और समाज में भी जो पैट्रियार्की है, जो पुरुष है, उसके द्वारा बनाया गया है। इसको तय करने वाले पुरुष हैं और उनका जो स्केल है उसमें ये दिखाया गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिससे कि महिला को सशक्त बनाया जाए, यानी उसे सामर्थ्य दिया जाए, सामर्थ्य प्रदान किया जाए हमारे द्वारा, यानी पैट्रियार्की के द्वारा, और उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके महिला आगे बढ़े, समाज में एक ऊंचा पद प्राप्त करे। ये आज का समय जो है उसके हिसाब से कहा जा रहा है, समाज में एक हाई पोस्ट पे हो जाए या बढ़िया से पढ़े लिखे, लेकिन उसकी जो लगाम है, उसकी जो चाबी है, उसका जो बटन है वो अपने नियंत्रण में होना चाहिए। ये पीछे की शर्त है जो कि कोई कहता नहीं, ठीक। और जहाँ से ये रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से फिसलने लगता है ना, वहाँ से लोग तिल मिलाना शुरू करते हैं। तो ये हकीकत है अपने यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की। और इसमें पुरुष समाज में भी सबको नहीं कहा जा रहा है, बहुत से ऐसे हैं जो कि सुधारवादी हैं और प्रबुद्ध हैं, वो इसे पर्याप्त संरक्षण देते हैं। प्रमोट किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट को, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पीछे के जो महान लोग हैं उनका नाम ले सकते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो उनका नाम चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन असल में यहाँ शब्द सीमा सीमित है। हमारे पास जो वर्ड लिमिट है वो कोई 1000 शब्द से ऊपर वाली यूपीएससी वाली तो वर्ड लिमिट है नहीं। तो लिखने के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र हमको आयोग ने नहीं दिया है। हमारी सीमा बांध रखी है कि आप 700 को क्रॉस भरसक मत करिएगा। अब नाप कर कोई नहीं लिखता है, लेकिन उसी के आसपास ही रहना है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जा सकते, डिस्क्रिप्शन कुल मिलाकर नहीं दे सकते। हम ये नहीं बता सकते कि जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, मतलब जितने नाम हैं हम सबको गिनाने लगेंगे तो एक पैराग्राफ तो वही बन जाएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे कि भाई ये प्रबुद्धों का एक वर्ग था जो कि महिलाओं का पक्ष लेता था, और उसका सार्थक नतीजा भी निकल कर आता है। जैसे सती प्रथा जो है उसका समापन होता है, उसमें अंग्रेज़ों का भी योगदान था। उसके अलावा इस तरह से महिला शिक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, विधवा विवाह के लिए विडो रिमैरिज एक्ट और तमाम तरह की चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर प्रयास तो हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो पैट्रियार्की का मूल है उसमें कहीं से भी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है, कुछ को छोड़कर, कुछ जो रेयर लोग हैं उनको छोड़कर, और उनकी संख्या बहुत कम। अब आज के समय में अगर देखना हो, ये आप देख रहे हैं, मतलब ये बताया गया है ना इसमें, यहाँ आप मोटे मोटे अक्षरों में देख रहे हैं कि जो वैदिक इरा थी, वैदिक पीरियड था, वहाँ से लेकर और उसके बाद फिर मिडिल एज और आज का जो इंडिपेंडेंट इंडिया है और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की दशा में बदलाव नहीं आया है, लेकिन ये जो हाफ पॉपुलेशन है, आधी आबादी है, इसमें मैक्सिमम महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो कि अंधेरे में जी रही, उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का आभास नहीं है। एम्पावरमेंट का जो सही अर्थ होता है, रियल मीनिंग होती है, वो उन्हें नहीं पता है, और उसका सही अर्थ बताने वाला भी कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
पता नहीं होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पहले नहीं पता है ऐसा ही बोलता है, मतलब अज्ञानी होता है। उसको बताने वाला कोई इनलाइट करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो इनलाइटमेंट देने का काम जो है वो सोसाइटी नहीं करती है। अगर इनलाइटमेंट सही में दे दिया तो महिलाएं सही में ग्रोथ कर जाएंगी, तो ऐसा कोई होने देना नहीं चाहता। ये एक गहरा षड्यंत्र है, एक चक्रव्यूह है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नेगेटिव बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी तो ऐसे को हमने स्टार्ट किया है, और किसी भी टॉपिक में खास तौर पे जो सोशल इश्यू होते हैं, जो कि ज्वलंत मामले होते हैं और जिसमें कि सुधार कम और बुराइयां ज़्यादा दिखती हैं, उसमें फ़ायदा यही है कि आप फ़ायदे में आप तभी रहेंगे, कहना ऐसे सही होगा, फ़ायदे में आप तभी रहेंगे जब आप थोड़ा सा नकारात्मकता के साथ शुरू करिए। मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ आप अपनी बात को शुरू करें, जो उसकी बुरी चीज़ें हैं उसको पहले दिखाइए। उसके बाद वहाँ से जब बुरी चीज़ों को आप पहले रखिएगा तो बुराई में एक गजब का आकर्षण होता है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो परीक्षक को खींचेगा कि ये तो बड़ी खुलकर बुराई कर रहा है, देखें पढ़ें आगे क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद वो ना चाहते हुए पढ़ता जाएगा। जब वो आपके ऐसे की मेन बॉडी में पहुंचेगा तो पता लगेगा कि वहाँ उसे दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि कुछ पॉजिटिव बातों को भी कहा गया है और अंत में एक सॉल्यूशन दिया गया है। तो वो बड़ा ही खुश होगा। समस्या ये होती है ना कि लिखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, मतलब जो कुछ 4000 के आसपास लोगों ने मेंस लिखने का ठाना हुआ है, आयोग ने उन्हें मौका दिया है, तो उसमें लिखने की जो काबिलियत है वो लगभग सभी के अंदर कमोबेश होती है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि कैसा हम लिखें, कैसा प्रेजेंटेशन तैयार करें कि परीक्षक उसको पढ़े। नहीं तो वो किनारे किनारे से ऐसे औसत निगाह डाल के नज़र फेर ले और आगे बढ़ जाए, तो औसत नंबर भी देगा, एवरेज मार्किंग कर देगा। वो जब आपके पूरे ऐसे को ठीक से पढ़ेगा तब तो उसे इवेलुएट करेगा और अच्छे नंबर देगा। और इसमें ये भी है कि प्रत्येक कॉपी पे पैसा होता है, तो पैसे के हिसाब से वो अपना कॉपियों को ज़्यादा से ज़्यादा हटाना चाहते हैं। तो अब इसमें आप खुद तो साक्षात वहाँ जा नहीं सकते और निवेदन नहीं कर सकते हैं कि मेरी कॉपी को ध्यान से पढ़ा जाए, तो आप ऐसी कॉपी ही तैयार करिए कि वो पढ़ने के लिए विवश करे। तो ये जो नेगेटिविटी है ये इसमें आपकी मदद करेगी। आप नकारात्मक चीज़ों के साथ शुरू करिए, दोषारोपण करिए पहले, और बाद में फिर समाधान निकालिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, खासतौर पे इस तरह के मामलों में। तो वही काम हम कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, कहा गया है कि एम्पावरमेंट जो है वो थोड़ा ही सही लेकिन हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है और वैसा नहीं हुआ है जैसा कि इतने लंबे समय में होना चाहिए था। समय भी तो ज़्यादा गुजर चुका है ना। वैदिक एज से अगर हम आज के समय की तुलना करें तो बहुत सारा समय बीच में, एक बड़ा टाइम गैप, टाइम इंटरवल आपको दिखाई देगा। तो यही सारी बातें कहते हुए आप आगे शुरू कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं जो है वो अगर रियलिटी में देखा जाए तो कितनी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, ऊंची पोस्ट पे उन्हें नियुक्त किया गया हो, ऐसे स्थानों पर पहुंच गई हो जहां उससे पहले कोई महिला न पहुंची थी, तो उसमें से भी ज़्यादातर महिलाएं, यहाँ हर जगह एक्सेप्शन मौजूद है। तो अपवादों की चर्चा नहीं है, जो मेजॉरिटी है उसकी बात की जा रही है। ज़्यादातर महिलाएं अपनी जो वास्तविक शक्ति है उसको नहीं जानती हैं। वो मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होती हैं कि पुरुष से अलग उनका भी एक मजबूत अस्तित्व है, पुरुष से अलग उनका वजूद है। इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब हाई पोस्ट पे आसीन हो गई हैं, अब उन्हें तब भी ये लगता है कि उन्हें सहारा देने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता है ही, मतलब वो होना ही चाहिए। और इसी चक्कर में, वो सहारा ढूंढने के चक्कर में, और उन्हें डरा दिया जाता है समाज के द्वारा कि आप अकेले जीवन यापन नहीं कर सकती। समाज में अगर आपको जीना है, सही ढंग से जीना है, सम्मान के साथ जीना है, तो आपको किसी पुरुष के साथ अपने नाम को जोड़ना ही होगा। तो ये जो एक मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर, या आप कह लीजिए कि सोसाइटी का प्रेशर कहना ज़्यादा सही रहेगा, ये जो उनके ऊपर रहता है ना, वो उन्हें अनचाहे संबंधों में बंधने के लिए मजबूर करता है। मतलब ऐसे ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ इसी बेवकूफ़ी में हो जाती है। उन्हें ये सिखा दिया जाता है, उन्हें इस हिसाब से ढाल दिया जाता है कि उनका अलग से कोई वजूद ही नहीं है। अब ये जो पैट्रियार्की है, इसमें दो मुहे रूप देखने के लिए आते हैं। एक तो या तो महिला को गॉडेस बना दीजिए, देवी बना दीजिए, और नहीं तो फिर इविल घोषित कर दीजिए कि आप एकदम बिल्कुल डेविल हैं। अल्कोहल और गैम्बलिंग की तरह से आपकी स्थिति है ना। कौन से ग्रंथ में कहा गया है कि महिला जो है वो द्यूत और मद्य के समान मादक है, नुकसानदेह है, इससे दूर रहो? ये कहाँ पर कहा गया है? किसी हमारे ही वैदिक, जो वैदिक लिटरेचर है उसी का ये हिस्सा है। बताइएगा कौन सा है, नाम बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। फिलहाल तो कहीं पर महिला को देवी घोषित कर दिया, कहीं पर जुए और शराब के साथ उसकी तुलना कर दी गई कि उतनी बुरी है। तो इसका क्या मतलब है? आप असल में क्या कहना चाहते हैं? और ये दोनों ही बातें, चाहे देवी घोषित करना हो या महान घोषित करना हो या फिर एकदम से इविल कैरेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करना हो, ये दोनों ही बातें प्रामाणिक ग्रंथों में, जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उनमें लिखी गई हैं। ये कहीं किसी सस्ते बाजारू साहित्य में नहीं दिखाई देती।
तो ये विडंबना है, दुख का विषय है। आप महिला को एक महिला की तरह, या आप कह लीजिए कि एक मनुष्य की तरह क्यों नहीं देखना चाहते? उसे कभी मनुष्य समझा ही नहीं गया, उसे एक अजीब प्रकार का विशिष्ट प्राणी समझ लिया गया जो कि समाज की मर्यादा को ढोने का काम करता है। सारी जो समाज की, सोसाइटी की मर्यादा होती है, लाज होती है, शर्म होती है, वो सब महिला के शरीर और महिला के ऊपर थोप दी जाती है कि तुम इसे ढो, बाकी काम हम संभाल लेंगे, वो तुम्हारे करने के वश का नहीं है। असल बात यही है, आप गहराई से सोचेंगे तो आप इसे स्वीकार करेंगे। तो बस यही बात है, आधी आबादी अपनी शक्तियों और अधिकारों को लेकर निहायत ही कंफ्यूज है आज के समय में। ये पता ही नहीं है कि असल में पावर क्या है, हमारी जो रियल पावर है वो क्या है, कहाँ पर हम सशक्त हैं और कहाँ पर कमज़ोर हैं, ये पता होना चाहिए ना। सुधार के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर कमी कहाँ पर है। इसीलिए जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब ये जो मॉक का आयोजन, चाहे आप साक्षात्कार देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर मेंस देने जा रहे हो, या प्रीलिम्स में ही कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हल करिए, तो इससे क्या होता है, आप अपनी कमियों का पता लगाते हैं और कमियों को ढूंढ कर दूर करते हैं, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो महिलाओं को असल में पता ही नहीं है कि उनका जो प्लस पॉइंट है वो क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, और इसी का नतीजा होता है या तो वो एकदम ही अलग थलग हो जाती है कि मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, सब काम पुरुष कर सकते हैं और जितने ताकतवर काम है, सामर्थ्य वाले काम है, वो वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और नहीं तो फिर इतना उन्हें फुला दिया जाता है कि वो अपने अधिकारों का मिसयूज़ करने लगती है। महिला सशक्तिकरण का दुरुपयोग भी, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने पलटी खाई है, ठीक है, पलटी खाई है, मतलब अभी तक हम कोस रहे थे, समाज को कोस रहे थे, पैट्रियार्की को कोस रहे थे कि उसने महिलाओं का फ्रेम, मतलब महिलाओं को एक फ्रेम में ढालने का प्रयास किया और नहीं ढली तो फिर अंगुली उठाई, है ना। अब हम थोड़ा सा यहाँ पलट रहे हैं महिलाओं की तरफ, क्योंकि कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, यहाँ भी है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अभी अगर आज के समय में देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी गवर्नमेंट है, या हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, या पूरे समाज में आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए इनफैक्ट, तो महिलाओं को पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं। कानूनन अधिकार तो एक बड़ी मात्रा में है, मतलब उन अधिकारों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई आपका शोषण, मतलब कोई भी व्यक्ति या संस्था कोई भी शोषण नहीं कर सकता है आपका, ये हकीकत है। लेकिन उन अधिकारों का अगर दुरुपयोग किया जाए तब तो उसका परिणाम क्या होगा? आप एक बार दुरुपयोग करके निकल जाएंगी, दोबारा दुरुपयोग करके निकल जाएंगे, लेकिन जब बार बार ये चीज़ें रिपीट करेंगी तो जो आधी बची हुई आबादी है, यानी पुरुष, महिलाओं के अतिरिक्त, उनके साथ फिर नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी होने का मतलब ये है कि भाई मिसयूज़ अगर कर रहा है अपने अधिकार का, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो कानूनी हमें अथॉरिटी मिली हुई है, राइट्स मिले हुए हैं, उन्हें हम गलत तरीके से दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दूसरा जो इसका शिकार बनने वाला व्यक्ति होगा वो कौन होगा? वो पुरुष होगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में फिर उनके अंदर असंतोष पैदा होगा। तो एम्पावरमेंट किस बात का? एम्पावरमेंट में तो हम दोनों को बराबरी पर लाना चाहते हैं। यहाँ होगा ये कि एक पक्ष ऊंचा हो जाए और फिर दूसरा उसकी तुलना में नीचा हो जाए, तो फिर उसके एम्पावरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए यहाँ एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलने की ज़रूरत है और ये समझना होगा कि हमें सदुपयोग अपने अधिकारों का कैसे करना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अपनी मिडिल क्लास फैमिली को ले लीजिए, यहाँ तो महिलाओं को ऐसे ट्रीट किया जाता है, कुछ अगर अपवाद हो तो उनको एक तरफ कर दीजिएगा। मिडिल क्लास फैमिली में महिलाओं को एक शरीर के रूप में ही देखा जाता है। अब या तो वो रिप्रोडक्शन की मशीन बन जाती हैं कि हमारी वंश की वृद्धि करने के लिए ही हमने विवाह किया है, और विवाह किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बच्चे पैदा करो। भले देश की पॉपुलेशन जो है वो विस्फोटक स्थिति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे वंशज 3-4 होने चाहिए, अनिवार्य रूप से होने चाहिए। भले ही वो महिला शारीरिक तौर पर स्वस्थ न हो, उसके अंदर संतानोत्पत्ति की क्षमता न हो, या उसका शरीर तैयार न हो, लेकिन उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि तुम पैदा करो, तो बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि काम करने और सेवा करने का जो पूरा उत्तरदायित्व है, और हाँ, लाज और मर्यादा ढोने का जो उत्तरदायित्व है, वो भी महिला के ऊपर उड़ा दिया जाता है। घर की मर्यादा महिला है, घर की लक्ष्मी महिला है। अब लक्ष्मी है तो ये तो सम्मानजनक शब्द है, देवी की उपमा दी गई, लेकिन असल में महिला हो या पुरुष हो, देवी देवता तो हो नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता। सभी एक सामान्य जीव हैं, जैसे बाकी जीव हैं वैसे ही हैं, बस बुद्धिमान है, बुद्धि हमारे पास है। तो वैसा ही ट्रीट करो ना जैसे हम हैं। हमें वैसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है कि हमें खुद ऑड फील हो, या तो एकदम नीचे वाला या फिर एकदम ऊपर वाला? तो ये समस्या है। लक्ष्मी की संज्ञा देकर सामने जो है वो एकदम सिंहासन पर बिठा देंगे, और घर में घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा तो एक तरफ है, मारना पीटना तब भी कुछ गनीमत है। जो अस्मिता पर बिना सोचे समझे प्रहार होता है उसका क्या? बहुत सी महिलाएं अपनी मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी हैं, और मैक्सिमम ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड रेप का शिकार होती हैं। शादी के बाद एक
सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब ये जो स्त्री है ये तो मेरे अधिकार में है, इसका शरीर, इसकी इच्छाएं मेरे अधिकार में है, हम हर रात अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ वल्गर आपको लग रहा होगा, लेकिन इन मुद्दों पर थोड़ा खुलकर बहस करना आवश्यक है। महिला चाहे या ना चाहे, उसकी कंसेंट हो या नहीं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो पीछे चूल्हे में दफन कर दिया गया। वो भी इसीलिए लाया गया था। वहाँ भी एक लड़की की मृत्यु हुई थी सिर्फ इसी वजह से। तो कुल मिलाकर महिला से उसकी इच्छा नहीं जानी जाती है, बल्कि अपनी इच्छा पूरी कर ली जाती है, वो चाहे या ना चाहे। और नहीं चाहेगी, विरोध करेगी, तो उसके बदले में फिर वायलेंस होगी। डोमेस्टिक वायलेंस आप सुनते ही हैं। और उससे भी नहीं मानेगी तो फिर संबंध विच्छेद होगा, मतलब तमाम तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो यही समझा जाता है। इसी चीज़ की अपेक्षा मिडिल क्लास जो वुमेन है उनसे की जाती है। भले ही वो पढ़ी लिखी क्यों ना हो, भले ही अच्छी नौकरी क्यों ना कर रही हो, उससे नहीं मतलब है। और अभी हाल फिलहाल का कई सारा ऐसा रिसर्च, मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बहुत सारी संस्थाओं ने जारी किया है डाटा, जिसमें ये दिखाया गया है कि अपने जो एशियन परिवार हैं, खासतौर पे भारतीय परिवार, इनमें जो बहू खोजने का रिवाज है, कामकाजी महिलाओं की तुलना में, जो वर्किंग वुमेन हैं उनकी तुलना में, जो घरेलू काम करने वाली घरेलू लड़कियां हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मतलब क्या है, एम्पावर्ड वुमेन नहीं चाहिए हमें, एक ऐसी वुमेन चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए, कहने का मतलब जो कि अपने हिसाब से तराशी जा सके। आर्थिक रूप से अगर आत्मनिर्भर नहीं होगी तो आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी शरण में रहेगी, और आप उसे ऐसा ट्रेंड कर देंगे, ऐसा दबा के अपने सांचे में ढाल लेंगे कि आगे भी वो आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश ही नहीं करेगी, भले ही उसके अंदर सामर्थ्य क्यों न हो। तो ऐसी लड़कियों की तलाश लोगों को ज़्यादा है। फिलहाल आगे चलते हैं। और महिलाओं को भी ऐसा ट्रेंड कर दिया जाता है ना, मतलब उनके यहाँ सिर्फ जो इन लॉज हैं उनके ऊपर आरोप नहीं किया जा रहा है, जो माता पिता होते हैं, उसका खुद का घर होता है, वहाँ भी उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब जो देह बोध होता है उस पर ज़्यादा फोकस हो जाती है। अपने को सजाना संवारना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चीथड़ा लपेट कर रहिए, लेकिन सजा कर हम एकदम बढ़िया उत्तम दिखें, ये मतलब एक जो अनिवार्यता है ये महिला के ऊपर थोप दी जाती है। परिणाम क्या होता है कि घर से बाहर निकलने के लिए घंटों जो है वो अपने श्रृंगार, अपने सौंदर्य को या अपने रूप को निखारने के लिए खर्च किए जाते हैं। पुरुष जो है वो एक पैंट और शर्ट कस के तैयार हो जाते हैं। हालांकि अब उनकी भी संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है जो कि ज़्यादा इन चीज़ों में रुचि ले रहे हैं। तो ठीक है, अपने शौक से करे वो अलग बात है, शौक से करे तो अच्छा है भाई, अपने आप को सजाना बुरा नहीं है, अच्छा दिखना सबका अधिकार है। लेकिन असल में उसके पीछे मंतव्य क्या होता है कि हम अच्छे दिखाई दें, दूसरों को अच्छे दिखाई दें, और दूसरे कौन है ये आप भली भांति जानते हैं। तो ये समाज की हकीकत है। और ये जो ऐसा एम्पावरमेंट है, इस पर लानत है, शर्म आनी चाहिए। एम्पावरमेंट तो वो है ना जो कि मेंटल स्ट्रेंथ दे, और वो मेंटल स्ट्रेंथ आजकल बहुत सारी मैक्सिमम महिलाओं में नहीं है। अब यहाँ अगर हम आगे बढ़ें, सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे आपको कहा गया था कि एक खास फ्रेम तैयार किया गया है, और उस फ्रेम में जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, चाहे पहले की हो या आज की, वो हमें फिट करना चाहती है। मतलब हम महिलाओं को फिट करना चाहती है। अगर हम फिट नहीं होते, जरा सा हमारा कद ऊंचा हो जाए या नीचा हो जाए, या हम थोड़े फैल जाएं, अपना आकार बढ़ा लें, यानी उस फ्रेम से बाहर आ जाएं, फिर देखिए ऐसा चेहरा सोसाइटी का उभर कर सामने आता है ना, जिसपे नफरत की न जाने कितनी कालिक की परतें लिपटी होती हैं, मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं। एक पुरानी कहावत है, और ये व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है, कि किसी व्यक्ति की अगर आपको हकीकत जाननी है तो उसे नाराज कर दीजिए, उसे एकदम आखिरी लेवल वाला गुस्सा दिलवा दीजिए कैसे भी, उसका जो असली व्यक्तित्व है वो आपके सामने उजागर हो जाएगा। कोई व्यक्ति जब एकदम भयंकर गुस्से में होता है तो वो एकदम जो उसका संस्कार होता है, जो उसे संस्कार अपने माता पिता या परिवार या जहाँ से भी उसने ग्रहण किया है, सिर्फ माता पिता ही नहीं, जहाँ से भी उसने ग्रहण किया है, जो कि उसका मूल वजूद है, वो सामने आता है। आपने देखा होगा सूट बूट टाई में एकदम सजे धजे बहुत सारे ऐसे सभ्य पुरुष होते हैं, देखने में जेंटलमैन ही दिखाई देते हैं। महिलाएं भी होती हैं, दोनों की बात की जा रही है। और अभी उन्हें एकदम भयंकर क्वालिटी का अगर क्रोध आ जाए या किसी के ऊपर वो आखिरी लेवल के रुष्ट हो जाए, फिर देखिए कैसी गालियाँ निकल कर आती हैं, कैसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो वही उनकी हकीकत है। वो जो ऊपर से एक बनावटी चेहरा उन्होंने चिपकाया हुआ है ना, वो तो 2 मिनट में नोच कर फेंका जा सकता है। तो समाज का वही वाला जो रियल फेस है वो सामने आता है, और वो निश्चित तौर पर विभत्स से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें बहुत सारे मामले हैं। अभी हाल फिलहाल में तमाम सोशल मीडिया पे मसालेदार न्यूज़ चलती रहती है, कोई एक नहीं है, वो सिर्फ एक SDM कांड नहीं है, बहुत सारा है। मतलब एक तरफा अंगुली उठाना, और वो भी पूरी जो एक महिला जाति है उसको टारगेट बना देना, ये मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तो ये एक फ्रेम हमने तैयार किया है ना, असल में महिला नहीं फिट बैठेगी तो हम उसे बाहर करना चाहेंगे।
महिला दोषी नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, दोष तो रहता ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो गया। लेकिन जितनी समाज की लाज मर्यादा हया और जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो बोझ है वो महिला ही संभालती है, पुरुष उससे स्वच्छंद रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। एक अगर महिला जो है ना वो अपने चरित्र से भ्रष्ट हो जाए, एक से ज़्यादा पुरुषों के संपर्क में आ जाए, तो लोग तुरंत कलंकित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप सोचिए कितने ही रेड लाइट एरिया चल रहे हैं अपने यहाँ अपने देश में, कोठे चल रहे हैं, वेश्यालय चल रहे हैं, किसके भरोसे चल रहे हैं? महिलाओं के भरोसे चल रहे हैं। वो जो महिलाएं व्यापार कर रही हैं वो 2 मिनट में व्यापार अपना बंद करके वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट लेंगी, अगर पुरुष वहाँ जाने को तैयार ना हो। वहाँ जाता कौन है? यही जो सफ़ेद पोश लोग हैं यही जाते हैं। तो समाज उधर क्यों नहीं देखता? तो कहने का मतलब ये है ना कि एक तरफा दृष्टिकोण जो समाज का है वो पहले से है। आज के समय में बनावट उस पर एक पॉलिश चढ़ गई है, लेकिन हकीकत वही। आगे चलते हैं। अब आज का जो एम्पावरमेंट का स्केल है वो पहले जैसा नहीं है, हालांकि ढांचा वही है, लेकिन हाँ ये है कि उसमें बदलाव कुछ ऊपरी तौर पे हुए हैं। तो महिलाओं को पर्याप्त अधिकार मिले हैं, और जैसा कि आपको पीछे बताया कि कोई चीज़ एक तरफा नहीं होती है, तो एक तरफा ये भी नहीं है, महिलाएं भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। दुरुपयोग का नज़ीर आप देखते हैं कि झूठे मुकदमे सामने आते हैं। बहुत बार भोले भाले लड़कों को, पुरुषों को फंसा दिया जाता है, और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि उसकी पूरी परिवार की ज़िंदगी, जैसे दहेज का झूठा आरोप या दैहिक शोषण का झूठा आरोप, या कोई लड़की है ऐसे ही झूठे रेप का आरोप किसी लड़के पर लगा दे, तो ऐसी स्थिति में उसकी पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। समाज उसे अच्छी निगाह से नहीं देखता है, मतलब एक बलात्कारी की निगाह से देखता है या एक बुरे व्यक्ति की निगाह से देखता है। तो ये अधिकारों का दुरुपयोग है जो कि आजकल एक बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही हैं, मतलब इनकी भी तादाद अच्छी खासी। तो ऐसी जो महिलाएं हैं ये बाकी महिलाओं को भी कलंकित कर रही हैं। तो ये भी इसका एक पक्ष है, यानी एम्पावरमेंट का एक मिसयूज़ यहाँ आप देख रहे हैं। तो अधिकार के साथ बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिलता है, जितना वो उत्तरदायित्व पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी। ये सारी बातें मतलब कुल मिलाकर एम्पावरमेंट में हम दोनों को बराबरी पर लाना चाहते हैं। और अब जब बराबरी की हम बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसी का पक्ष लेते हैं, खासतौर पे जो मध्यम वर्गीय सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे कि कहाँ से स्त्री और पुरुष आपस में बराबर हो सकते हैं, बराबरी है ही नहीं है। पुरुष ज़्यादा ताकतवर होता है, महिला के पास ताकत कम होती है। भाई ताकत की बात किसने की है? यहाँ बराबरी का मतलब सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखेंगे ना। ये समय बुद्धि बल का है, बाहुबल का नहीं है। हम अपनी भुजाओं की शक्ति का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और जो बुद्धिमान है वो बहुत सारे बलशालियों को अपनी सिक्योरिटी में रखता है, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे। तो मतलब बुद्धिमान हमेशा ही राज करता है। वो अक्ल बड़ी या भैंस वाली जो कहावत है ना, लोकोक्ति है, वो यहाँ लागू होती है पूरी तरह से। भैंस आकार प्रकार में भले ही ताकतवर और बड़ी दिखाई दे, लेकिन अक्ल उससे हमेशा बड़ी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। तो वही चीज़ आज भी है। और बौद्धिक कौशल दोनों के पास बराबर है, दोनों ही पर्याप्त मात्रा में इंटेलेक्चुअल है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महिलाओं को बस अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल करना है और सही जगह पर करना है। और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी एक प्रॉपर एहसास होना चाहिए। अब अपने समाज में एक तरह का और पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, खासतौर पे मिडिल क्लास फैमिली में और जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है, और बड़े बड़े परिवारों में भी देखने के लिए इनफैक्ट मिलता है कि ज़्यादा जो उत्तरदायित्व हैं, जो जिम्मेदारी संभालने वाले काम होते हैं वो पुरुषों को दिए जाते हैं, लड़कों को दिए जाते हैं। लड़की से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती या कम की जाती है। जैसे एक सामान्य परिवार है और माता पिता हैं और उनके 2 बेटे बेटियां हैं, मतलब एक बेटा है एक बेटी, दोनों कमा रहे हैं, दोनों को एक समान सैलरी मिल रही है, और बल्कि लड़की की सैलरी कुछ ज़्यादा ही है मान लीजिए। लेकिन माता पिता ये अपेक्षा करेंगे कि लड़का उन्हें कमा कर खिलाए, लड़का उनके लिए जितनी उनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं, जितनी भी इस तरह की सपोर्ट करने वाली चीज़ें उनको करे। हाँ, लड़की से ये अपेक्षा की जाएगी कि हमारे लिए भोजन बना दीजिए, थोड़ी सेवा कर दीजिए, घरेलू काम करे तो वो ठीक है। लेकिन वो जो इकोनॉमिकल सपोर्ट है वो उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब वो कर रही है तो माता पिता उसको मना नहीं कर रहे हैं, या कहीं कहीं कर भी देते हैं, कहते हैं कि ये दूसरे का धन है, इससे हम पैसा कैसे ले सकते हैं। तो ये वाली मेंटेलिटी भी, कहने का मतलब ये कि उत्तरदायित्व का भी बराबर का एहसास ये माता पिता को ही करवाना होगा। असल में इसमें गेम चेंजर का काम पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो सही ढांचा है उसको गढ़ने का, उसको बनाने का काम ये पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर इस पूरे एसे का कंक्लूजन ये है कि हमें एम्पावरमेंट की रियल मीनिंग समझनी होगी। हमें ये जानना होगा कि असल एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर हमें जोर देना होगा। जो फिजिकल हमारी फिजिकल चार्म है या ब्यूटी है
उसके ऊपर जो फोकस हमने कर लिया है और महिलाओं को उसी लेवल में चिपका दिया है, तो उससे हमें निजात पानी होगी। मतलब किसी भी लड़की को या महिला को ये समझना होगा कि वो उसके साथ वो पापा की परी वाला जो ट्रीटमेंट है ना, वो हमेशा नहीं चलेगा। ज़िंदगी की जो धूप होती है, ज़िंदगी के जो कांटे होते हैं, उस पर अपने बूते अपने नंगे पैरों से सफ़र करना होता है, पैर जलाने होते हैं, छलनी करने पड़ते हैं, तब जाकर लक्ष्य मिलता है या समाज में शोहरत मिलती है। तो बस उसी प्रसिद्धि की कामना करनी होगी। तो माता पिता इसमें क्या करें, वो जन्म से ही जन्मजात जब संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं, तब से अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि एम्पावरमेंट कैसा होता है। मतलब वो एक सही में एम्पावर्ड वुमेन अगर बनना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे जो बौद्धिक बल है उसका सहारा लेना होगा, शरीर का नहीं। और सारी चीज़ों को अपने बूते करने की आदत डालनी होगी। किसी की बाट नहीं जोहनी होगी, किसी का इंतजार नहीं करना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि कोई आएगा और गोद में चढ़ाकर हमें उस पार उतार देगा और किसी कठिनाई से हमें नहीं जूझना पड़ेगा। और सोसाइटी को भी ये समझना होगा कि एम्पावरमेंट असल में वो नहीं है जो वो पहले से सोच रहे हैं। यहाँ जो एम्पावरमेंट का मामला है वो बराबरी का मामला है, और बराबरी ऐसे नहीं लाई जा सकती है जिस तरह का फ्रेम हमने फिलहाल तैयार किया है। तो यही सारी बातें हैं, इसमें लिखने के लिए खुला आकाश है। आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। तब तक के लिए नमस्कार।